नमस्कार दोस्तों, मैं स्कूल लेक्चरर मोनिका यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। कल हमने जैसे कि जीके की बुक लिस्ट के बारे में बात की थी। जीके के लिए कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी, जो भी किताब मैंने पढ़ी थी मैंने सिर्फ वो बताई है। सजेशन के लिए और अन्य किताबें हो सकती है जो बताई जा सकती है, और कई बार मैं आपको कमेंट्स में भी बताती हूँ, तो वो आपकी इच्छा है। देखिए, जो किताब आपके पास उपलब्ध है उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है। कंटेंट इकट्ठा करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा बर्डन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना। तो आज हम हिंदी सेकंड पेपर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और उसी के पेपर के बारे में मैं बुक्स बता रही हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, या फिर आपके पास होंगी तो आपको उनसे ही पढ़ना है। तो सबसे पहले व्याकरण के लिए बात कर ले। व्याकरण के लिए सबसे पहले 9 से 12, कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध है। ये किताब मैंने काफ़ी पढ़ी है और अच्छी ऑथेंटिक किताब है। और बुक्स के नाम आपको थोड़े उल्टे दिख रहे होंगे, उसके लिए क्या है, फ्रंट कैमरा यूज होता है ना, तो इस वजह से मोबाइल के फ्रंट कैमरे से ये बुक्स का जो नेम है वो उल्टे दिखते हैं। मैं नाम बोल देती हूँ, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। ये 9 से 12 कक्षा में चलती है, आरबीएसई बोर्ड की किताब है, अच्छी किताब है। इसको पढ़ा। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर में पीवाईक्यू का काफ़ी बड़ा रोल है। तो पीवाईक्यू के लिए मेरे पास ये दिशा हिंदी व्याकरण थी, जो पुरानी है, लेकिन आप लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और एक हिंदी व्याकरण माला, ये KR मैया सर की मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, पर ये मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं, है ना। मतलब ठीक है, ये बहुत बुरी भी नहीं कह सकते, मतलब बहुत अच्छी तो ठीक है, हाँ, मतलब अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर, पर मैंने नहीं पढ़ी। पता नहीं क्यों मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। ज़्यादा पीवाईक्यू को मैंने फिर ये व्याकरण जो दिशा की थी इससे ज़्यादा पीवाईक्यू सोल्व किए इसकी बजाय। और आप देख सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसको पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो फिर वही किताबें बढ़िया लगने लग जाती है। तो ये तो हिंदी व्याकरण की बात हो गई। इस बार व्याकरण का पोर्शन काफ़ी जोड़ दिया गया है, तो पिछली बार पोर्शन कम था, इस बार थोड़े टॉपिक्स बढ़ाए गए हैं, तो उन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे कि कुछ टॉपिक क्रिया वगैरह है, लिंग वगैरह जोड़े गए हैं, तो उनको क्या करना है, डीपली थोड़ा सा पढ़ना है। आरपीएससी डीप क्वेश्चन पूछती है, और वाच्य वगैरह है, तो इनको आप जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उनसे देख सकते हैं। आरएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो पीवाईक्यू आए हैं उनसे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अब साहित्य की बात कर ले, तो साहित्य में, हिंदी साहित्य में काफ़ी पुरानी किताब है ये किताब, जो प्रतियोगिता साहित्य नेट के लिए हिंदी की आती है। सबसे पहले मैंने इसी किताब को मंगाया, ये किताब पढ़ना शुरू की, और इस किताब को मैंने काफ़ी हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा बार पढ़ लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा काड़ा पीड़ा किया हुआ है। तो ये बेसिक किताब थी मेरी। जो बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम न्यू है, बिगिनर है हिंदी सब्जेक्ट को लेके, भाई कैसे तैयारी करें, स्टार्टिंग में कैसे पढ़े, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि भाई प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब आती है, प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की, ये ले सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज है साहित्य को समझने के लिए, उनकी प्रवृत्तियों को समझने के लिए बहुत अच्छे से इसमें सब चीज़ मेंशन कर रखी है। तो ये प्रश्न पत्र सेकंड है हिंदी का, आप ये ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बेसिक इससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे एक अपने यहाँ पे आती है 9 से 12 चलती है, अभी वो बुक्स इधर उधर रख दी मैंने शायद, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास करके आती है, वो भी बेसिक किताब के रूप में आप ले सकते हैं। 2 किताबों को पढ़िए आप। ये एक तो ये प्रतियोगिता साहित्य की हिंदी की किताब, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। एक अपने 11वीं 12वीं के अंदर चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको काल की प्रवृत्तियाँ समझने में और हिंदी साहित्य का बेसिक इतिहास है क्या वो समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैंने अपनी सेकंड किताब पढ़ी, ये हिंदी का भाषा एवं साहित्य और वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे की किताब है। छोटी सी किताब है, आप देख सकते हैं, सरस्वती पांडे जी की किताब है। और बहुत इसमें रचनाएं बहुत ज़्यादा दे रखी है, हालांकि इसमें प्रवृत्तियाँ हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं है, रचनाएं दे रखी है। और इसको मैंने इस कदर पढ़ा कि इसमें कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ कुछ नहीं लिखा हो। बहुत ज़्यादा बार पढ़ा, बहुत ही बार इसको बार बार रिवाइज किया। पीवाईक्यू देखे कि कौन सा है, उसमें फिर इम्पोर्टेंट लगाए कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाली चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रचना और रचनाकार याद करने की समस्या है कि कैसे याद करें, और ये है कि मिलते नहीं हैं, तो बहुत सारे रचनाकार दिए हुए हैं। ये किताब मुझे लगभग 1.5-2 साल में जाके याद हुई थी। स्टार्टिंग में 2 बार पढ़ा तो ये लगा कि
क्यों ही पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे खराब लगता था कि यार बस पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। क्योंकि रचनाओं की देखिए मैथ्स के फॉर्मूले टाइप है ये, मान लो कि भाई या तो फॉर्मूले तो चलो फिर भी समझे जा सकते हैं कि भाई फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको रटना ही रटना है। आपको शुरू करना है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई महादेवी वर्मा ने कौन सी रचना लिखी, यामा लिखी है तो लिखी है, वो उसमें कुछ वो नहीं है दो राय कि भाई उसको बस रटना है आपको, येन केन प्रकार। तो जितना ज़्यादा आप रटेंगे उतना ज़्यादा रचनाओं में फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी काल की प्रवृत्तियाँ हैं वो समझ सकते हैं कि हाँ उस जैसे आदिकाल है तो आदिकाल में भाई राजा महाराजा थे, और थोड़ा सा हम इतिहास को साथ में लेके चले ना तो उस काल की प्रवृत्तियों को आराम से समझा जा सकता है। लेकिन रचनाओं को याद करने में ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब उसके बाद में मैंने एक किताब और पढ़ी, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की किताब है ये, सॉरी ये रामचंद्र शुक्ल की किताब है। और इस किताब को पढ़ना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक से आजकल बहुत ज़्यादा सीधे सीधे कोटेशन आने लगे हैं। नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, सभी में इस बुक से बहुत ज़्यादा कंटेंट पूछा जाता है। जैसे कि अपन देखें कि भाई इसमें क्या करना है, बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन आपको है ना सारा कंटेंट नहीं पढ़ना है। अब की बार क्या कर दिया, थोड़ा सा सिलेबस में फेरबदल कर दिया, सिलेबस में नाम मेंशन नहीं किए। लास्ट ईयर तक क्या था कि हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसका भी सिलेबस था ना, सब में नाम मेंशन थे कि आदिकाल में जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो ये पूछे जाएंगे। रासो में रासो साहित्य है, उसमें पृथ्वीराज रासो और बिसल देव रासो पूछा जाएगा। तो चतुर्बरदाई का नाम था, नरपति नाल्य जी का नाम था। तो ऐसे करके नाम दिए हुए थे रचनाकारों के। तो फिर हम क्या करते हैं, जो ये बुक्स होती हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती है ना, तो उसमें से फिर उन्हीं व्यक्तियों को पढ़ना है जिनका नाम हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो अभी भी वैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो वही हैं भाई। अगर रासो साहित्य पढ़े तो सबसे ज़्यादा रासो में इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पृथ्वीराज रासो ही है और बिसल देव रासो ही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये है कि हालांकि अब नाम हटा दिया तो थोड़ा सा हो सकता है आरपीएससी थोड़ा सा वास्ट हो जाए, थोड़ा सा वो विस्तार कर दे। मान लो इन दो के बारे में ना पूछे, कोई तीसरे के बारे में पूछ सकती है। लेकिन जब जहाँ तक नाम दे रखा था तो वहाँ तक उम्मीद ये रहती थी कि 99% जो नाम दिए हुए हैं इन्हीं के बारे में चाहे डीप क्वेश्चन पूछे तो डीप क्वेश्चन पूछती थी। तो अब इससे बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है कि डीप क्वेश्चन पूछने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि मान लीजिए रासो साहित्य काफ़ी बड़ा है तो रासो साहित्य में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन पहले नाम देने की वजह से आरपीएससी में क्या होता था कि भाई सिलेबस में यही मेंशन कर रखे हैं, अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस का एग्जाम लग सकता है, फिर भर्ती कोर्ट में जा सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आरपीएससी या फिर जो विशेषज्ञ थे उनके पास जो सिलेबस जाता उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाते। तो वो कोशिश करते कि यार इतना ज़्यादा कहीं बाहर जाने की कोशिश ना की जाए, जो दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं में से थोड़ा डीप पूछ लिया जाए। तो जो दिया होता, दो नाम दे रखे हैं तो दोनों के भयंकर डीप क्वेश्चन पूछे जाते। अब नाम नहीं है तो ये उम्मीद है कि भाई थोड़ा सा और इधर उधर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। जब कंटेंट ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन डीप नहीं बनते। हमेशा याद रखना, सिलेबस अगर बहुत बड़ा है तो डीप क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, और ज़्यादा मान लीजिए कंटेंट कम है तो उसमें डीप क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। क्योंकि भाई अब बच्चा भी है तो उनको पता है कि इतना सा कंटेंट है तो इसमें से अच्छे से खोज के बच्चे भी पढ़ेंगे, अपने भी खोज के पूछेंगे, तभी तो छटनी होगी ना। तो आजकल कोटेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। इसमें से कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सीधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी इतिहास मेरे पास है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की जो किताब है वो मेरे पास है। उसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट कवि थे उनको पढ़ा था। हालांकि मैंने इसमें दिखाया नहीं है क्योंकि ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ लें बहुत है, और ये हिंदी साहित्य के लिए एक तो ये सरस्वती पांडे पढ़ लें और प्रतियोगिता साहित्य पढ़ लें तो काफ़ी है ना। तो क्या होता है कि इनमें से थोड़ा बहुत या तो अपन कंटेंट निकाल लें, भाई बाद में रिवाइज कैसे करेंगे। तो जो इसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस होती थी ना, या तो पीवाईक्यू में रिपीट हो रखी है तो अपन पीवाईक्यू देखते हैं, पता चल जाता है कि हाँ इसके बारे में पूछा गया है, या पद्माकर के बारे में ये लाइन पूछी गई है, तो वो लाइन अंडरलाइन कर ले और उसको कहीं लिख लें, कोई नोटबुक में लिख लें। तो उससे डबल फायदा है, एक तो लिख लिया तो अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि लास्ट टाइम में रिवाइज करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है। पीवाईक्यू से भी आप लाइन्स उठा सकते हैं। अब कुछ तो जैसे मान लीजिए आलोचक है रामविलास शर्मा जी हैं, तो रामविलास शर्मा जी की कहीं भी कोटेशन आती है ना तो उस कोटेशन को आप जोड़ सकते हैं कि समाजवादी
है, एक तरीके से वो प्रगतिवादी थे, तो समाज की बात करेंगे हर जगह। तो कहीं भी उनके अगर कोटेशन के अंदर समाज आ रहा है, कोई भी कोटेशन है, उसमें नीचे रामविलास शर्मा जी का ऑप्शन है, तो आप एक मोटा मोटा तुक्का लगा सकते हैं कि भाई ये कोटेशन रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, ऐसे ही इन किताबों को पढ़ने से क्या होता है, थोड़ी बुक पढ़ने से, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की लैंग्वेज पढ़ने से समझ में आता है कि ये कोटेशन रामचंद्र शुक्ल जी की हो सकती है। ऐसे ही हिंदी का उद्भव विकास पढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जैसे कोटेशन है ना कि भाई मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि भाई साहित्य का जो 12 आना है वैसा ही 12 आना होता, बाद में अगर मुसलमान नहीं आए होते, तो ऐसी एक कोटेशन है। तो वो कोटेशन से मतलब थोड़ी उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है। तो आप इन किताबों को पढ़ के अगर फ्री टाइम रहता है तब पढ़िए इन किताबों को। इन किताबों को पढ़ने से हमें एक आलोचक की जो विचारधारा है वो समझ में आती है कि आलोचक क्या कहना चाहता है, आलोचक किस विचारधारा का व्यक्ति था, है ना। तो ये सब चीज़ें तो हो गई साहित्य के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि साहित्य के लिए मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ही बेसिक से स्टार्ट की थी। 2020 में नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी, तो इस चक्कर में बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई। हाँ, पर ये है कि लास्ट टाइम के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई कोई नोट्स मिल जाए। अब मेरे से क्या है, नोट्स बनते नहीं है, तो मैंने बहुत कम काव्य शास्त्र वगैरह के छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। बाकी मैं ये रेनेसा की जो रेनेसा है ना अकेडमी है, क्या है जो भी है, अर्जुन सर की जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके नोट्स मंगा लिए थे। तो ये उनके फर्स्ट ग्रेड के नोट्स हैं। तो ये तीन बाइंडिंग है मेरे पास जो फर्स्ट ग्रेड की थी। तो ये मार्केट में उपलब्ध है, तो आप आराम से मार्केट में से ये नोट्स 3 ले सकते हैं। इसमें क्या है कि इजी वे में है और इम्पोर्टेंट चीज़ें इकट्ठी की हुई है। तो फिर लास्ट टाइम में जैसे मान लो अब मैं वर्किंग थी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो फटाफट एक बार रिवाइज हो जाता। उसके लिए ये बेनिफिशियरी है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार ये पढ़ लिया और PYQ देख लिए, तो उससे अपना काम आसान हो जाए। तो ये सिर्फ साहित्य के लिए और काव्य शास्त्र के लिए है। तो काव्य शास्त्र के लिए भी बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंस नहीं रही थी। मेरे पास एक विवेक शंकर जी की भी किताब थी काव्य शास्त्र की, और एक काव्य शास्त्र की मैं बताना चाहूँ, मेरे पास ये बुक काव्यांग विवेचन जो मैं बार बार बताती हूँ, ये काफ़ी अच्छी किताब लगी मुझे, जो हेतु भारद्वाज की है। ये काव्यांग विवेचन है और इसमें इतने अच्छे से ये सारे के सारे टॉपिक आपके सब्जेक्ट में जोड़ रखे हैं। जो सब्जेक्ट का पेपर है, छंद अलंकार, रस शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, तो ये सब इसी में है। इससे आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। तो मुझे तो ये बेस्ट लगती थी काव्य शास्त्र के लिए। अब एक बात कर ले अपन कि भाई हमारी निर्धारित पाठ है उनके लिए। मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे भी आऊँगी। कुछ पाश्चात्य के काव्य शास्त्र के जैसे अरस्तु प्लेटो जोड़े हुए हैं और हिंदी के भी जोड़े हुए हैं, है ना, धमनी सिद्धांत वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं निर्धारित पाठ के बारे में बात कर लेती हूँ। तो निर्धारित पाठ के लिए मेरे पास कोई विशेष कंटेंट था नहीं, मतलब ऐसे अलग अलग बुक्स ही थी। अब अलग अलग बुक्स का भी आप लोग कहेंगे कि मैम हम अलग अलग बुक्स नहीं खरीद सकते और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए स्टार्टिंग में, और फिर अब टाइम भी नहीं बचा है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप है ना, या तो मैया सर की किताब आती है, या फिर एक डॉक्टर विवेक शंकर सर हैं उनकी किताब आती है। जैसे कि ये मध्यकालीन काव्य है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो ये किताब है ना डॉक्टर विवेक शंकर की है, मध्यकालीन काव्य। तो इसके अंदर सिर्फ जो काव्य निर्धारित पाठ में जो काव्य जोड़ा गया था उसी के बारे में है। ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड के लिए गद्य मीमांसा के नाम से आती है, और जो काव्य है उसके लिए पद्य मीमांसा के नाम से भी आती है ना। तो 3-4 किताबें हैं उन्होंने निकाल रखी है, तो आप वो किताबें देख सकते हैं जिसमें सारा जो निर्धारित पाठ है, आपकी कहानी है, आपके जो भी पद्य जो के पाठ जोड़े गए हैं, गद्य के पाठ जोड़े गए हैं, वो सभी हैं। अब इसके अंदर तो सिर्फ ये थे कि सूरदास, भ्रमर गीत सार था, और पद्मावत था, नागमती वियोगखंड, गणानंद कवित था, और बिहार रत्नाकर, बस ये 4 ही थे। अब 4 में काफ़ी अच्छा संकलन है, बहुत ज़्यादा कोटेशन भी है इसमें। हालांकि इतने कोटेशन पढ़े नहीं जाते जितने इन्होंने संकलित कर रखे हैं, पर ये है कि भाई इन्होंने तो सारा संकलित करके दे दिया। इसी के साथ इसी की इन्होंने ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही खरीदी थी मैंने, जो ये काव्य था उन काव्य के देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर हैं।
तो ये क्वेश्चन आंसर के टाइप में निकाली हुई है। कई लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस आप ऐसी बुक्स आती है मार्केट में, आराम से डॉक्टर विवेक शंकर जी ने निकाल रखी है और अदर किसी पब्लिकेशन ने निकाल रखी हो तो मुझे देखिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मैया सर की मेरे को ये पता है कि उनके निर्धारित पाठों का तो संकलन है और PYQ का संकलन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कुछ निर्धारित पाठ के लिए निकाल रखा है, तो मुझे जानकारी नहीं है। निर्धारित पाठ के लिए मैं बता दूं, अब जैसे बिहारी रत्नाकर है तो मेरे पास बिहारी रत्नाकर की पूरी किताब है ना, तो जगन्नाथ रत्नाकर जी का बिहारी रत्नाकर जोड़ रखा है, ये मेरे पास पूरी किताब है। अब इस किताब में क्या पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना होता, इस किताब में मैं क्या करती कि इसका जो आगे की भूमिका होती है ना, तो भूमिका पढ़ लेते। इसमें 25 दोहे दे रखे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा रखे थे और इसमें भी दे, तो अपन क्या कर सकते हैं कि 25 दोहे हैं तो बस 25 दोहे पढ़ लो जो भी इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो अच्छा लगे इम्पोर्टेंट लगे उसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ऐसे ही कबीर ग्रंथावली थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित, तो मेरे पास कबीर ग्रंथावली है। ये सब इसलिए नहीं बता रही मैं, ये सब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी के टाइम खरीदी थी और ये उन्हीं के मतलब यूज में है। अब इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पर पढ़ा हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट थे, जो पद थे, साखी जितनी जोड़ी गई उन्हीं को पढ़ा हुआ है। सिर्फ जो काम का है आपको अपने हिसाब से निकाल के पढ़ना पड़ेगा। ये भ्रमर गीत सार है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार, तो इसमें से भी जो काम का है इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आप पढ़ सकते हो, बाकी को छोड़ सकते हो। जो कठिन शब्द है उन पे अंडरलाइन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, सब आपकी इच्छा है। ये जायसी ग्रंथावली है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली है, इसमें नागमती वियोग खंड है। नागमती वियोग खंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप क्या कर सकते हैं नागमती वियोग खंड में, सबसे पहले तो इसकी भूमिका पढ़िए। अब इसकी भूमिका के बारे में आपको बताऊं तो इसकी भूमिका ही बहुत बड़ी है ना, और भूमिका में क्या है, बहुत सारे पद दे रखे हैं और उस पद में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि भाई ये इसका क्या मतलब है, प्रेम की पद्धति कैसी है, लगभग क्वेश्चन इसके भूमिका से बन जाते हैं। इतनी बड़ी भूमिका है इसकी, और भूमिका खूब बड़ी है इसकी, मैं आपको देख के बता दूं। हाँ, 142 पेज की भूमिका है इसकी, इस किताब में 142 पेज है उसकी, तो इसकी भूमिका है। तो 142 पेज की भूमिका एक दो बार पढ़ ले अपन, और जो इसके इम्पोर्टेंट पद है, जो भूमिका में जो लाइनें दे रखी है, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ लाइनें दे रखी है, तो अपन जैसे उन लाइनों का अर्थ समझ लेना तो अपने लिए आसान हो जाता है, क्वेश्चन उसी में से लगभग बन जाता है। ठीक है, जो ऐसी लाइनें दे रखी है उससे। फिर एक जो कहानी के लिए, कहानी को थोड़ा अच्छा डीपली पढ़ना है, कहानी से क्वेश्चन थोड़ा डीप बना रहे हैं क्योंकि इजी पोर्शन है ना, इसलिए मेरे पास ये प्रतिनिधि कहानियाँ थी, इसमें बहुत सारी कहानी है जो पहले ही ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खरीदी, जैसे उसने कहा कफन, और इसमें ममता रोज परिंदे थे, लेकिन जो इसमें नहीं थी उसको मैंने फिर कट लगा दिया था आगे कि भाई ये अब सिलेबस में नहीं रही है, तो उसको काट दिया और जो थी वो पढ़ लिया। और कहानी तो जैसे मान लीजिए नहीं मिलती इसमें से, तो फिर अपन क्या कर लेते हैं, टेलीग्राम से भी देख लेते हैं, गूगल से देख लेते हैं, कहीं से भी देख ले सकते हैं ना। तो यही इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि भाई मैंने इनको ही पढ़ा, और भी कोई 2-4 चीज़ों को पढ़ा होगा तो उनको ज़्यादा सम्मिलित करने का फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि भाई है, क्योंकि बिना बात आपको भी ऐसे बर्डन महसूस होगा कि भाई मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी। हाँ, ये अगर चाहें तो आप ये अलंकार पारिजात की किताब है, ये स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी, नरोत्तम दास स्वामी की, छोटी सी किताब है, समझने के लिए अच्छी है, आप आराम से इससे समझ पाओगे कि भाई कैसे अलंकार हैं, छंद है ना। सबसे बढ़िया है कि छोटी है, इजी है, जल्दी खत्म हो जाती है, रस सब शक्ति काव्य गुण सब चीज़ इसके अंदर है। अब उसकी बात कर लेते हैं, आप एक सेकंड दीजिए मुझे, है ना, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा, दावनी सिद्धांत वगैरह, उनके लिए मैं एक बुक आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि भाई मैंने PYQ के लिए लोग बहुत पूछते हैं, तो PYQ के लिए मैंने सबसे ज़्यादा इस किताब को पढ़ा, सबसे ज़्यादा, और इसकी कंडीशन देख के आपको लग भी रहा होगा कि भाई खूब पढ़ी हुई किताब है ना। NTA की है, YCT पब्लिकेशन से है, हिंदी के लिए NTA नेट JRF के लिए आती है, चैप्टर वाइज इसका नोट्स भी क्या मतलब एक तरीके से इसके साथ ही इसके डिटेल्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है, खूब पढ़ी मैंने इसको,
और इससे पहले इसकी एक और थी मेरे पास, 2 किताबें थी, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था, इसको बल्कि इतना नहीं पढ़ा, पर दोनों को ही पढ़ा है। अच्छी किताबें हैं। बार बार अगर कोई रचना याद नहीं हो रही, रचना याद करने का इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। देखिए स्टार्टिंग में जो इसके पेपर जो 2012, 15, 18 तक 2018 तक जो पेपर हुए हैं, वो पेपरों में सबसे ज़्यादा रचनाएं पूछी गई हैं, कालक्रम पूछा गया है, रचना पूछी गई है। तो रचना को बार बार याद करने का तरीका यही है कि जितने बार पढ़ोगे उतनी बार याद होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। कोटेशन वगैरह के लिए एक किताब और थी मेरे पास, इसको भी खूब पढ़ा है मैंने। ये भी YCT पब्लिकेशन की ही है, यूथ कंपटीशन टाइम, हिंदी की, चैप्टर वाइज सोल्व पेपर है ना। तो ये है मेरे पास 10,565 की, 13,000 कुछ क्वेश्चनों की भी आ रही है आजकल, और लेटेस्ट भी कोई पब्लिकेशन आ गया होगा, पर ये भी बहुत अच्छी है। इसमें भी सेम पैटर्न है, क्वेश्चन है, फिर उसका क्वेश्चन का डिटेल्स है ऑप्शन वाइज कि भाई उसके ऑप्शन की फुल डिटेल है। तो डिटेल व्याख्या में ये होता है कि आपको उन चारों ऑप्शन के बारे में सारी खबर मिल जाती है। फिर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके बारे में 10 जानकारियाँ और पढ़ रहे हो, तो क्या है कि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो याद करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है कि PYQ पढ़ें तो फिर ऐसे कुछ PYQ पढ़ने चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिले। आप अगर राजस्थान के लिए आपको पढ़ना है तो राजस्थान के लिए PYQ के लिए दिशा से 2020 से बढ़िया कुछ है ही नहीं। दिशा में भी यही है, क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन के नीचे डिटेल इसकी व्याख्या दे रखी है। तो अपन बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उतनी बार ही चीज़ें याद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी बुक्स वगैरह बता दी है, एक बुक बच गई है, वो भी बता देती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए मेरे पास ये किताब थी, डॉक्टर विवेक शंकर की किताब है, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब इसमें जैसे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई उसमें जोड़ रखा था फर्स्ट ग्रेड में, तो पिछली बार ये था वक्रोक्ति सिद्धांत था और ध्वनि संप्रदाय था, वक्रोक्ति संप्रदाय था। तो ये 2 जोड़े हुए थे, इनको पढ़ लिया था। इसमें वैसे सब शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष सब चीज़ें हैं, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण पूरा दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट ग्रेड में जोड़ा हुआ था उन टॉपिक को ही मैंने पढ़ा था, और प्लेटो, अरस्तु का सिद्धांत था, लोनजाइनस का सिद्धांत था, तो इन तीनों को ही पढ़ा था। तो ये काफ़ी सही किताब है, मुझे तो ठीक लगती है, शॉर्ट नोट्स टाइप ही है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और क्या है, प्रमाणिक किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है, इसलिए प्रमाणित किताब है। डॉक्टर विवेक शंकर के बारे में बता दूं मैं कि ये कोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित इनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती हैं। तो ऑथेंटिक किताब है, ऑथेंटिक लेखक मान सकते हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं। और जो स्टार्टिंग में कक्षा 11-12 की मैं बता रही थी कि जो नया विद्यार्थी है वो कहाँ से तैयार करे, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये 11-12 में चलती है, बोर्ड की बुक्स है, देख सकते हैं आप, है ना। तो इस किताब को पढ़िए आराम से, बेसिक आपका कवर हो जाएगा, बहुत बढ़िया किताब है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि काव्य धारा क्या है, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या है, साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या है। और कोई भी नोटबुक आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बताऊँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जैसे ऐसे कोटेशन लिख लेती थी मैं। हाँ, मेरी राइटिंग आपको गंदी लग सकती है, बड़ी गंदी राइटिंग है, पर यह था कि हाँ भाई आप कोटेशन लिख सकते हैं PYQ में जो आप पढ़ रहे हैं। और मान लीजिए बहुत सारे PYQ है और आपको याद नहीं रह रहे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, कि भाई ये चीज़ है, ये पत्रिका है या फिर ये किसी की रचना है। तो ये क्या है, लास्ट टाइम में आपको ये छोटी सी जो कॉपी है ना, ये बहुत काम आती है रिवाइज करने में, फटाफट रिवाइज हो जाती है, तो ये बेनिफिशियरी रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई कमेंट हो तो कमेंट आमंत्रित है, और कोई नई बात हो तो आप बता सकते हैं। और कुछ विद्यार्थियों का या साथियों का ये मान लीजिए कि ये कमेंट था कि मैम आपकी बुक्स तो एकदम नहीं लगी हैं, तो भाई मैं किताबें फाड़ती नहीं हूँ, नहीं है, पढ़ती हूँ पर फाड़ती नहीं हूँ। अंदर से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अंडरलाइन वगैरह की हुई है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है, उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी कमेंट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर ठीक है, मैंने आपको दिखा दी है। और थोड़ा इशू हो कि उल्टी किताबें लिखी हुई हैं तो पोस्ट में मैं डाल दूँगी। फ्रंट कैमरा है, दोबारा बता रही हूँ, फ्रंट कैमरे से क्या है, जो भी दिखाते हैं वो सब उल्टा दिखता है ना। इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड फ़ोन से ही कर रही हूँ, इस वजह से आपको उल्टा दिखता है। बाकी अपन इनकी फ़ोटो डाल देंगे पोस्ट के अंदर, आप बता देना आपको ज़रूरत हो तो। बाकी मैंने अच्छे से पढ़ के बता भी दी है। तो ठीक है जी, चलते हैं। जय हिंद।